तो हमारा गैर राजनीतिक जीवन होगा। उसके बाद 7वीं हमारी मर्यादा है कि हम राष्ट्र हित में कम से कम 2 घंटे का समय अपने संगठन की सेवा के लिए, योग की सेवा के लिए, आयुर्वेद की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए जरूर देंगे। कम से कम आपको 2 घंटे का समय रोज किसके लिए देना है? योग की सेवा के लिए, संगठन की सेवा के लिए। तो ये हमारी 7 मर्यादाएं हैं। तो सिद्धांतों और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी आज का सत्र लेने के बाद कुछ चीजों का आपको पता था क्या कि संगठन कैसा है, क्या है? अच्छा, ये सब सिद्धांत, 7 मर्यादाएं मैंने आपको बताई, तो आपके दृष्टि के सामने पिक्चर क्लियर हुई ना कि पतंजलि का कार्यकर्ता कैसा होता है। तो ऐसा हमारा कार्यकर्ता, और ये सिद्धांत और मर्यादाएं पेपर पर लिखने के लिए नहीं है, व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए है। हमारा कार्यकर्ता 5 प्रतिज्ञाएं लेगा। हमारे जीवन में हमारे 5 संकल्प और प्रतिज्ञा रहेंगी कि हम अपने जीवन में गैर राजनीतिक रहेंगे। लेकिन गैर राजनीतिक होने का अर्थ क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो राजनीतिक नहीं हूं इसलिए वोट डालने नहीं जाऊंगा। वोट नहीं डालने से देश का अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा ना। गलत लोग हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। हम खुद गैर राजनीतिक रहेंगे संगठन के तौर पर, लेकिन राष्ट्र हित में 100% मतदान जरूर करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। उसके बाद हमारी दूसरी प्रतिज्ञा है कि हम 100% राष्ट्रवादी चिंतन करेंगे अपने जीवन में। कि जाति का व्यक्ति है, ये क्षेत्र का व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों का इंटरव्यू लेना है, अच्छा ये है लेकिन दूसरे के नाम के आगे वही लगा हुआ है जो मेरे नाम के है, तो उसका चयन कर लिया। तो ये जातिवाद हुआ या नहीं हुआ? क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद, प्रांतवाद, इनसे देश को नुकसान होता है या अच्छा होता है? तो हम किसी भी प्रकार के वाद में नहीं पड़ेंगे। हम 100% राष्ट्रवादी चिंतन रखेंगे। हम 100% अपने जीवन में विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी का पालन करेंगे। अब विदेशी के बहिष्कार का अर्थ क्या है? कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में शून्य तकनीकी की जितनी वस्तुएं हैं, शून्य तकनीकी की वस्तु का मतलब क्या है? कि ऐसी चीजें जिनको बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें राफेल खरीदना हो या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना हो तो हम रूस से और फ्रांस से खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, वो अपने भारत में नहीं बनता। लेकिन अगर हमें पापड़ खरीदना हो, अचार खरीदना हो, मसाले खरीदने हो, आटा खरीदना हो, चावल खरीदना हो, दाल खरीदना हो, साबुन खरीदना हो, शैम्पू खरीदना हो, तो वो हमें विदेशी कंपनी का खरीदना चाहिए या स्वदेशी का? ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये शून्य तकनीकी की है या इनके अंदर कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी है? आटा कोई भी बना सकता है ना। अब आटा बनाने के लिए विदेशी कंपनी की जरूरत है। साबुन कोई भी बना सकता है, साबुन बनाने के लिए विदेशी कंपनी की जरूरत है। अब अपने भारत में हजारों प्रकार की दातुन मिलती है, दंत मंजन हम घर में बना सकते हैं, उसका फार्मूला भी हमने आपको पुस्तक में दिया है। हमें विदेशी कोलगेट कंपनी की हड्डियों का चूरा दांतों के ऊपर रगड़ने की जरूरत है? नहीं है ना। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में 100% स्वदेशी का पालन करना और विदेशी वस्तुओं का विरोध करना। उसके बाद हमारी चौथी प्रतिज्ञा क्या है? कि हम देशभक्त लोगों को 100% संगठित करेंगे। कुछ लोग खुद तो अच्छे होते हैं कि जी मैं तो मांसाहार भी नहीं करूंगा, मैं अपना वोट डाल दूंगा, लेकिन मैं पड़ोसी को प्रेरित नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में स्वदेशी का पालन करूंगा, लेकिन दूसरों को जोड़ नहीं पाते हैं। जब तक हम दूसरों को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम देश को बदल पाएंगे, समाज को बदल पाएंगे। अगर पूज्य स्वामी जी महाराज खुद गंगोत्री की गुफा में बैठकर योग करते तो क्या हम यहां पर बैठे होते? क्या 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री होते? तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने राष्ट्रवादी लोगों को संगठित किया, तभी ये संगठन बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रवादी लोगों को संगठित किया, तभी आजाद हिंद फौज बनी। भगत सिंह ने राष्ट्रवादी लोगों को संगठित किया, तभी अंग्रेजों के माथे के ऊपर बम फोड़ने का काम किया। रानी लक्ष्मीबाई ने राष्ट्रवादी लोगों को संगठित किया, तभी अंग्रेजों से क्रांति की। भगवान राम ने राष्ट्रवादी अच्छे लोगों को, मानवतावादी वानर को, भालुओं को, सुग्रीव को, हनुमान जी को संगठित किया, तभी रावण के साथ टक्कर ले पाए। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को इकट्ठा किया, बाल गोपाल को इकट्ठा किया, तभी वो कंस को हरा पाए। भगवान श्री कृष्ण ने
पांडवों को इकट्ठा किया, तभी वो कौरवों को हरा पाए, जरासंध जैसे राक्षस को, दुराचारी को हरा पाए। तो राष्ट्रभक्त व्यक्तियों को 100% संगठित करना, ये हमारा संकल्प है कि हमें करना ही करना है। नहीं तो वो व्यक्ति किसी दूसरे बुरे व्यक्ति के संपर्क में आकर वो व्यक्ति समाज की हानि कर सकता है। अब आप कैसे कर सकते हैं? आपको हमने काम दिया ना कि 100 लोगों को योग सिखाना है, तो आपने 100 लोगों को योग से जोड़ दिया ना, संगठित किया है नहीं किया? आपने 10 व्यक्तियों को योग टीचर बनाना है, आपने 10 व्यक्तियों को योग शिक्षक बनने के लिए जिले में ट्रेनिंग दिलवाई 100 घंटे की और फिर हरिद्वार में भेज दिया, तो वो आपकी तरह राष्ट्रवादी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। सारा काम किससे होता है? प्रशिक्षण से सारा परिवर्तन होता है, ट्रेनिंग से सारा परिवर्तन होता है। हमारी हड्डी बहुत कमजोर है, लेकिन इसको यदि ट्रेंड कर दिया जाए तो इसी हाथ से ईंट और पत्थर तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? हड्डी तो वही है ना आदमी की, अंदर कोई स्टील की प्लेट तो नहीं लगाई जाती, लेकिन सब अभ्यास और प्रशिक्षण से किया जा सकता है। तो आपको 100% देशभक्त लोगों को संगठित करना है और 100% योग में भारत का निर्माण करना है। 100% स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना है। ये चिंतन चलता रहे, ये हमारी प्रतिज्ञा रहेगी, ये हमारा संकल्प रहेगा। हमारे कार्यकर्ता की 4 निष्ठाएं और गौरव क्या है कि हम अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखेंगे, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा रखेंगे, अपने देश के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखेंगे और अपने संगठन के प्रति भी पूरी निष्ठा रखेंगे। ये हमारी 4 निष्ठाएं हैं। उसके बाद हमारे 4 गौरव हैं। हम अपने ऊपर गौरव करेंगे, हम अपना स्वाभिमानी बनेंगे। अहंकारी और स्वाभिमानी के अंदर अंतर है या नहीं? है या नहीं है? तो हम स्वाभिमानी बनेंगे, हम अपने आत्म गौरव का, राष्ट्र गौरव का, संगठन के गौरव का और पतंजलि योगपीठ जो एक राष्ट्रीय गौरव है उसके ऊपर गौरव का भाव रखेंगे। हमें देश और समाज के लिए कोई भी सेवा का काम है तो उसमें आगे बढ़ चढ़कर अपनी सेवा के काम में आगे बढ़ना है। कोई भी रेल दुर्घटना हो, कोई आपदा आई हो, कोई बाढ़ हो, तो वहां पर आप बिना किसी निर्देश के जो सहयोग आप कर सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, लंगर चला सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, कोई भी सेवा आप कर सकते हैं तो उसको आपको जरूर करना है। हमारे संगठन में हम किसी भी भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, किसी ज्योतिष, किसी माला के ऊपर, किसी ढोंग आडंबर के ऊपर यकीन नहीं करते। हम 100% आध्यात्मिक हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ढोंग आडंबर और पाखंड है, हम उसके विरोधी हैं। किसी भी प्रकार के जातिवाद के, क्षेत्रवाद के, प्रांतवाद के, मजहबवाद के हम विरोधी हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता और हमारा संगठन उसका विरोधी है। हम अपने जीवन में हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है? जो सार्वभौमिक और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, हम केवल उनको मानते हैं। किसको मानते हैं? सार्वभौमिक, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो साइंटिफिक हैं, केवल हम उसी को मानते हैं। धर्म के नाम पर जो ढोंग आडंबर पाखंड है उसके हम प्रखर विरोधी हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदू मुसलमान हो सकते हैं, जैन सिख ईसाई हो सकते हैं, लेकिन हम संगठन के जीवन में और सार्वजनिक जीवन में पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। हमारे संगठन में किसी के साथ भी ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख ईसाई है, इसके नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम इतने मूर्ख हैं कि कोई आतंकवादी दिख रहा है और उस आतंकवादी को कहें कि तुम यहीं पर आ जाओ, आपकी हम चेकिंग भी नहीं करेंगे। विवेकशीलता के साथ, तो उसकी निष्ठा को देखते हुए, उसके समर्पण को देखते हुए, उसके सिद्धांत मर्यादा के, उसके व्यक्तिगत जीवन को देखते हुए हमने मुसलमानों को भी जोड़ा है, ईसाई भी जुड़े हुए हैं बहुत से लोग। तो ये हमारे सिद्धांत और मर्यादा है। आप में से, हम में से जातिवाद को, क्षेत्रवाद को, मजहबवाद को कभी भी प्रश्रय नहीं देना। हमारा जो वस्त्र और परिधान है वो क्या है? हमारा सफेद रंग के कुर्ता पैजामा या लोअर टी शर्ट। अब योग करना है तो कई बार टी शर्ट और लोअर में वो थोड़ा सा सही होता है, तो योग आप उसमें भी कर सकते हैं। बहनों के लिए, भाइयों के लिए हमने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा या लोअर टी शर्ट तय किया है और इसको संभाल कर रखना है।
मैला हो जाए तो धोकर प्रेस कर लें, इसको धोकर संभाल कर रखना है। जब भी किसी संगठन के कार्यक्रम में आए तो आप इसका प्रयोग करें। सार्वजनिक कहीं सेवा करनी है तो वहां पर आप ये थोड़े कहेंगे कि मैं पतंजलि से हूं। आपने अगर अंगवस्त्र डाल लिया तो पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो कावड़ में, बाढ़ में, भूकंप में सेवा कर रहा है, ये पतंजलि का कार्यकर्ता है। तो ये कपड़ों का ध्यान रखना, वेशभूषा का ध्यान रखना। हम टेलीफोन के ऊपर जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? टेलीफोन पर बात करते हुए हमें हेलो नहीं कहना। हेलो कौन थी? टेलीफोन का जिसने आविष्कार किया, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम हेलो था। उसने सबसे पहले फोन किया और उस हेलो हेलो किया कि तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है कि जैसे नाम लेते हैं। तो वो हेलो विदेशी शब्द है, उसकी जगह हम ओम का प्रयोग करेंगे। तो ओंकार का, परमेश्वर का ध्यान करेंगे तो परमेश्वर का ध्यान करते ही हम बुराइयों से बचेंगे। तो ओम का प्रयोग करना है, नमस्ते जी का, ओम जी का प्रयोग करना है। हमें परस्पर सम्मान देना है। जितनी भी हमसे आयु में छोटी हैं वो सब हमारे लिए बेटी के समान है। एक धर्मपत्नी को छोड़कर जो आयु में बराबर है वो सब बहन है हमारे लिए, और जो आयु में बड़ी हैं वो सब मां की तरह है। किसी को भी बहन को बोलें तो हमारे यहां किसी महिला के लिए मैडम शब्द का प्रयोग नहीं होता। किसी बहन को बोलना है तो क्या प्रयोग करेंगे? बहन जी, दीदी, ये शब्द का हमें प्रयोग करना। मैडम, मैम, ये शब्द भारतीय शब्द नहीं है। तो बहनें और भाई परस्पर एक दूसरे का सबको सम्मान देना। जितने धर्मगुरु हैं, चाहे मुस्लिम कोई मौलवी हो, जैन, सिख, ईसाई का कोई धर्मगुरु है, तो उनके धर्मगुरु का हमें यथायोग्य सम्मान देना। कोई सामने मिल गए तो हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर लिया, कोई आयु में बड़ा है तो पैर छूकर प्रणाम कर लिया। हमारे भारतीय संस्कृति में कोई सन्यासी है, कोई धर्मगुरु है, कोई पुजारी है, कोई कथावाचक है, कोई, तो उसको भी पूरा सम्मान देना है। हमें दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखनी। और जब दूसरे को सम्मान दें तो हमें यह नहीं देखना कि दूसरे की योग्यता क्या है। दूसरे की योग्यता देखने का काम व्यक्ति खुद करेगा। दूसरे को सम्मान दे, ये हमारा संस्कार है। तो यथायोग्य सबको सम्मान देना है। जितने भी धर्मगुरु हैं उन सबको सम्मान देना है। जो अपने में आयु में बड़े हैं उनके लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग करना है। जो आयु में बराबर है उनके लिए भी आयु आदरणीय का प्रयोग कर सकते हैं। अपने लिए छोटे जो हैं उनसे भी सम्मान पूर्वक बोलना है। कभी भी अपने संगठन का सिद्धांत है कि आपको किसी की कमी बतानी है तो कमी कभी भी समूह में नहीं बतानी। कमी हमेशा व्यक्तिगत बतानी है और प्रशंसा हमेशा समूह में करनी है। संगठन में कभी भी नकारात्मक बात नहीं करनी। अरे क्या होगा, देश के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, संगठन में हमारा तो बैठक नहीं होती, हमारा तो जिला प्रभारी काम का नहीं है, हमारा तो राज्य प्रभारी अच्छा नहीं है। भाई आप अच्छे होना, आपको अपने धर्म का निर्वहन करना है। ऐसी कभी कोई आपका सुझाव है, कोई शिकायत है तो उसको राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलना है। तरह तरह चर्चा करके, कानाफूसी करके उसको प्रश्रय नहीं देना। अपने ओर से कभी भी आपको संगठन का झंडा बैनर लेकर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करना। धरना प्रदर्शन आंदोलन कभी भी आप करेंगे तो संस्थान के निर्देश के ऊपर ही करना है। कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे हैं पहले बीच में जो बोले जी हाँ बहुत गलत हो रहा था और मैं तो अब संगठन के नाम से बैनर लगा के भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गया। अब भूख हड़ताल के ऊपर कब बैठना है, किसको बैठना है, आंदोलन करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये मुख्यालय तय करेगा। ये व्यक्तिगत तौर पर जिले और तहसील में तय नहीं करना। करना चाहिए क्या? सबके अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। कोई कहेगा कि मुझे तो रक्तदान के लिए काम करना है, मुझे तो गरीब बच्चों को पढ़ाना है, मुझे तो केवल ये काम पसंद है। तो जिसकी जैसी रुचि है उस काम की सेवा में उस कार्यकर्ता को लगाया जा सकता है। लेकिन संगठन में अगर आप तहसील और जिला स्तर पर पदाधिकारी हैं तो आपको वरीयता उसी काम को देनी है जिसका निर्देश मुख्यालय से दिया जाए। सब कार्यकर्ताओं के लिए सुबह सुबह योग की कक्षा लगानी अनिवार्य है। जो योग की कक्षा नहीं लगाता वो हमारा योग शिक्षक नहीं है। और आप में से सब लोगों को, जैसे आप सहयोगी योग शिक्षक बने ना, तो आप में से सब लोगों को कम से कम 10 लोगों को सहयोगी योग शिक्षक
जरूर बनाना है। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अच्छा, आप में से कौन कौन है जो 50 से ज्यादा लोगों को 1100 रुपए के दान के साथ, अच्छा हमारा सहयोगी योग शिक्षक बनाने का उद्देश्य है 1100 रुपए का दान लेना है क्या? वो दान तो हम जिले में देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि सीरियस व्यक्ति आए और उस दान से जिले की सेवा का काम चले। हमारा उद्देश्य तो अच्छे व्यक्तियों को जोड़ना है, और जब व्यक्ति कुछ देता है तो उसके अंदर देने की भावना बढ़ती है। आप यहां पर आए, हमने आपको ये जो थैला दिया ना, तो हमने आपसे 1500 रुपए लिए। 1500 रुपए लेकर हमने आपको ये थैला दिया। इस थैले में और जो आपके लिए हरिद्वार से आने जाने की व्यवस्था, आवास भोजन की व्यवस्था, इसमें एक व्यक्ति के ऊपर कितना खर्चा आता होगा? आवास भोजन में अभी आपको रसगुल्ले भी खिलाएंगे, एक दिन लड्डू भी खिलाएंगे। एक व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 हजार रुपए का कम से कम 5 दिन में खर्चा आएगा, रहने खाने के साथ, आवास भोजन के साथ, भ्रमण के साथ। लेकिन हमने आपसे 1500 रुपए का थोड़ा सा सहयोग क्यों लिया? क्योंकि आपको यह महसूस हो कि संस्थान मेरा है और मुझे इसमें सहयोग करना है। ये ट्रेनिंग तो पूरी निःशुल्क है जिले में और मुख्यालय में। तो आपको 1100 रुपए के दान के साथ जब कोई जुड़ता है ना, तो सीरियसनेस आती है, गंभीरता रहती है। आप में से ऐसे कौन कौन है जो 50 से ज्यादा शिक्षक बना देंगे? बना दिए अभी तक? चलिए एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। 10 शिक्षक तो आपको जरूर बनाने हैं। इस समाज में जो लोग शराब पीते हैं, एक शराबी व्यक्ति 10-20 व्यक्तियों को शराबी बना देता है कि नहीं बनाता? बनाता है ना। गुटखा खाने वाला व्यक्ति, आपके कार्यालय में एक व्यक्ति गुटखा खाता है, वो जैसे ही पुड़िया पाड़ेगा, जैसे ही पुड़िया खोलेगा, ये हरियाणवी शब्द हो गया, तो खोलते ही वो खुद खाने के साथ साथ पास में कोई कहेगा तो उसको कहेगा ना, 2 दाने तो चख के देख। अपने साथ वाले को वो गुटखा खाने वाला, दारू पीने वाला, सिगरेट का एक कश चखवा कर सिगरेट पीने वाला बना देता है कि नहीं बना देता? आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को भी योग करने वाला और योग शिक्षक संगठन का कार्यकर्ता बनाना है। बना सकते हैं ना? 10-20 लोगों को तो जोड़ सकते हैं ना? तो सबको, और 10-20 लोगों को जो जोड़ना है वो कोई 6 महीने, 1 साल, 5 साल में नहीं जोड़ना। आपको आने वाले 3 महीने के अंदर अपने जिले में कम से कम 10 योग शिक्षकों के फॉर्म भरवा के देने हैं। देंगे या नहीं देंगे? जिस जिले में प्रशिक्षण नहीं हो, जिला समिति काम नहीं करे, तो राज्य से जोड़ दें। आपको जो राज्य प्रभारी अभी आया ना, उससे संपर्क कर लें। तो ऐसे हमें लोगों को जोड़ना है। हमारा जो कार्यकर्ता है और कैसा होगा, हमें धारा 370, राम मंदिर आरक्षण, अभी राम मंदिर और धारा 370 का तो विवाद का समाधान हो गया, लेकिन जैसे आरक्षण का मुद्दा है, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी करें तो उसका कोई लाभ है? इसका कोई समाधान भी नहीं होना। तो इसलिए हमें विवादित मुद्दों के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी। कुछ मीडिया के ऊपर टिप्पणी करें, प्रेस के ऊपर टिप्पणी करें, तो उससे कोई लाभ है? मीडिया को हमें अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। इसलिए मीडिया के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, प्रेस के ऊपर, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी। हमें किसी के ऊपर भी जातिवादी, मजहबवादी, प्रांतवादी, व्यक्तिवादी टिप्पणी नहीं करनी। संगठन में काम कैसे करना है? संगठन में सामंजस्य के साथ काम करना है। जैसे शरीर है ना, हाथ अलग है, पैर अलग है, दिमाग अलग है, आंख नाक अलग है, लेकिन सारा शरीर समन्वय के साथ काम करता है ना। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। संगठन में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए, संगठन में कहीं भी कोई बात हो जाए, किसी से कुछ मतभेद हो जाए, तो उसको मतभेद को सुलझा ले बैठ के। मतभेद को मनभेद नहीं बनाना कि जिला प्रभारी ने, मैं आया था, उसने मेरे से बात नहीं की, तो इसलिए मैं तो अब संगठन में नहीं जाऊंगा। संगठन का मतलब जिला प्रभारी नहीं है, संगठन का मतलब प्रांत प्रभारी नहीं है, संगठन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा संगठन व्यक्तिवादी नहीं है। हम अपनी गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। हम अपने गुरु को केंद्र में रखकर, भगवान को केंद्र में रखकर, इस राष्ट्र को केंद्र में रखकर हमें अपनी सेवा करनी है। किसी व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखना। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को मेरे जिले में इस रामलाल ने जोड़ा था, अब अगर रामलाल को जिला प्रभारी से हटा दिया या प्रांत प्रभारी से हटा दिया, उसका दायित्व परिवर्तन कर दिया, तो मैं तो रामलाल जहां जाएगा वहीं पर जाऊंगा। आपकी निष्ठा किसमें हो? आपकी निष्ठा राकेश कुमार में नहीं हो,
आपकी निष्ठा किसमें हो? हमारे गुरुदेव में हो, विचार में हो, योग में हो, आयुर्वेद में हो, देश में हो। तो हमें अपनी निष्ठा को कहां रखना है? व्यक्ति केंद्रित नहीं बनाना, गुरु केंद्रित बनाना है, ईश्वर केंद्रित बनाना है। हमें अपनी निष्ठा इस देश को केंद्र में रखकर रखनी है, विचार को केंद्र में रखनी है, हमारी जो सनातन वैदिक विचारधारा है उसको केंद्र में रखकर रखनी है। हम किसी भी प्रकार के फलित ज्योतिष को नहीं मानते। हम ज्योतिष के नाम पर गणित ज्योतिष को मानते हैं, जो मैथमेटिक्स है, फलित ज्योतिष, राहु केतु, शनि, भूत प्रेत, इसको हम नहीं मानते। इसके नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड ज्यादा होता है। हमारे संगठन में ये जैसे कुछ शब्द है, कई बार प्रयोग कर लेते हैं लोग, कहते हैं कि जी संगठन में राजनीति हो रही है, तो राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं करना। प्रयोग करना हो तो क्या प्रयोग करेंगे? राग द्वेष है, कोई व्यक्ति राग द्वेष करता है, फेवर करता है या अवहेलना करता है। संगठन में कभी भी कोई बात हो तो संगठन की बात को सोशल मीडिया में, कोई नकारात्मक बात है तो किसी प्रेस में, मीडिया में देना चाहिए। मान लो कहीं का जिला प्रभारी ठीक नहीं, तहसील प्रभारी ठीक नहीं, किसी कार्यकर्ता ने कोई गलती की, तो उसके बारे में कहां चर्चा करेंगे? उसके बारे में अड़ोस पड़ोस में चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उस तक उस चर्चा को, सुझाव को पहुंचाएंगे। कोई जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी या तहसील प्रभारी गलत है, उसने कोई भूल की और आपने उसके बारे में बात भी कर दी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो, तो उसको कई बार कुछ चीजों में समय लगता है, उसको गांठ बांध कर नहीं बैठना। आपको अपनी सेवा का काम करना चाहिए। आपकी सेवा क्या है? आपकी सेवा है रोज योग कक्षा लगाना, 5 दिन के 7 दिन के योग शिविर लगाना, लोगों को योग आयुर्वेद के साथ जोड़ना और अपने व्यक्तिगत जीवन में सब सिद्धांतों का, सप्त मर्यादाओं का पालन करना। ये काम आप कर रहे हैं तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला प्रभारी काम नहीं करता तो उसके बारे में मुख्यालय या राज्य अब नहीं निर्णय लेगा तो 2 महीने 6 महीने बाद निर्णय ले लेगा। तो ये हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान रखना है। हमारे संगठन का एक ध्वज है, सभी को उसी ध्वज का पालन करना है। हमारे जो भारत स्वाभिमान का ध्वज है ना, जो लगा हुआ है, संगठन में ध्वज क्यों रखा जाता है? ध्वज का अपना महत्व है। तो अपना ध्वज भारत स्वाभिमान का पतंजलि के ओम के लोगो वाला अपना ध्वज है। बैठक आपके जिले में हर रविवार को, पहले रविवार को जिले में बैठक होती है। जिला प्रभारी से उसकी जानकारी लेकर आपको हर महीने में रविवार को बैठक में भाग लेने के लिए जाना है। कुछ कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पर महीने में बैठक नहीं होती, तो अपनी ओर से जिला प्रभारी से या तहसील प्रभारी से संपर्क करके कि जब भी मुख्यालय से कोई आए या बैठक हो तो मुझे सूचना जरूर दें। और खुद भी आपको अपने जिला समिति से, तहसील समिति के संपर्क में रहना है। आप जो सेवा करें, आजकल तो व्हाट्सएप का मैसेज बना हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर अपने तहसील प्रभारी, जिला प्रभारी को अपनी रिपोर्ट जरूर भेजें कि हम यहाँ पर कक्षा लगाते हैं, हम यहाँ पर शिविर लगाते हैं। आपको यहां से जाने के बाद निशुल्क योग कक्षा का बैनर लगाकर उसको आप हिंदी में, अंग्रेजी में या आप अपनी स्थानीय भाषा में लगवा सकते हैं। बैनर के ऊपर हम पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी की फोटो लगाते हैं, उसमें अपनी फोटो हमें नहीं छापनी, उससे बचना है। और किसी भी नेता के साथ पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी की फोटो नहीं छापनी। कोई कार्यक्रम का कोई बैनर बनाए तो उस बैनर को वरिष्ठ पदाधिकारी को दिखा जरूर लें। सामान्य बैनर आप बिना दिखाए भी यूज कर सकते हैं। स्वामी जी, आचार्य जी की फोटो लगाई, शहीदों और क्रांतिकारियों की फोटो लगा सकते हैं आप, लेकिन शहीदों क्रांतिकारियों की फोटो लगाएं तो विवादित ना हो। जैसे पेरियार नाम का एक व्यक्ति है साउथ का, अब वो राम को गाली देता है, कुछ लोग उसको भी संत मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो हमें ऐसे, हमारी भारतीय संस्कृति में जो रामकृष्ण को गाली देते हैं, ऐसे लोगों को अपना आदर्श नहीं मानना। जो निर्विवादित महापुरुष और क्रांतिकारी हैं वही हमारे आदर्श हैं। कुछ जो भटके हुए युवा हैं वो खालिस्तान का जो भिंडरवाला है उसको अपना आदर्श मानते हैं। तो हमारा आदर्श अलग देश को तोड़ने वाला हमारा आदर्श नहीं हो सकता। अगर हम उनको आदर्श मानेंगे तो हम राष्ट्रवादी होंगे। तो ये बैनर का हमें ध्यान रखना है। कक्षाओं में आप बैनर का प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा में पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी की फोटो, और केवल इतना लिखवा सकते हैं, पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान से चलने वाली निशुल्क योग कक्षा। नीचे अपना नाम, संपर्क सूत्र लगा सकते हैं। अपने संगठन में कभी भी जातिगत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना।
जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं करना, जाति के आधार पर आग्रह भी नहीं रखना कि मुझे तो मेरी जाति वाले व्यक्ति चाहिए, और जातियों का तिरस्कार भी नहीं करना। हमारा संगठन हो तो उसमें सब लोगों की भूमिका हो, सब लोगों की भागीदारी हो। आग्रह भी गलत है और तिरस्कार भी गलत है। हमारे संगठन में जो हम जय घोष करेंगे वो भी अलग अलग नहीं हो। कई बार जय घोष भी कोई व्यक्ति राधे राधे, कोई जय श्री कृष्णा, कोई जय श्री राम, कोई कुछ जय घोष करता है। तो जय घोष और नारे हमारे संगठन के तय हैं। जब भी हमारा कार्यक्रम होगा तो वही जय घोष आपको करना है, कोई नया नहीं करना। मनाही नहीं है राधे राधे बोलने से, कोई और बोलने में। आपने किसी को फोन किया, आपने ओम जी बोला, उसने राधे राधे या सत श्री अकाल बोला, तो आप उसका सम्मान रखने के लिए व्यक्तिगत प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी सभा या कार्यक्रम होगी तो उसमें क्या प्रयोग करें? हमारे नारे, ओम का प्रयोग तो व्यक्तिगत जीवन में करना है। सभा हो तो हमारे जो जय घोष है वो हम किसी व्यक्ति का जय घोष नहीं करते कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जिंदाबाद, ये अपने यहां नहीं होता। पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि मेरी जय जयकार नहीं करो, भारत मां की जय जयकार करो, जिसमें सबकी जय जयकार हो जाए। तो हमारा जय घोष क्या है? भारत माता की वंदे। ये हमारा जय घोष है जो हमारे क्रांतिकारियों का था। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के जो जय घोष थे, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो जय घोष था, वो जय घोष हमारा है। तो ये हमारे जय घोष है। जब आपको नारा भी लगाना हो तो क्या लगाएंगे? भारत माता की। और नारा लगाना हो तो कोई लेफ्ट हाथ उठाएगा, कोई ना राइट हाथ उठाएगा। वो संगठन है क्या? नारा भी लगाना है तो कैसे लगाना है? जैसे दोनों हाथों से लगाना है तो दोनों हाथ नहीं तो मैं एक हाथ से, कान के पास आइए, मुट्ठी को बंद करिए, हाथ को यहां लेकर आइए पहले, और हाथ भी ऐसे नहीं, किसी का नीचे नहीं, किसी का ऐसे नहीं, किसी का ऐसे नहीं, हाथ भी बराबर में। सैल्यूट जब करता है सैनिक तो एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? हाथ को कान के पास लेकर आइए, उसके बाद जैसे ही बोले भारत माता की जय करते ही हाथ ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। भारत माता की, रुकेगा 1-2 सेकंड तक हाथ, और उसके बाद नीचे। वंदे इनकलाब हिंदुस्तान। तो ऐसे हमें जय घोष करना है। जय घोष भी एक जैसा हो। अब सब बोलेंगे जयकारा वीर, कोई बोल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। भारत माता की जय में सबकी जय जयकार हो जाती है। हमें कभी भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और प्रांत के बारे में टिप्पणी नहीं करना। सार्वजनिक कभी भी किसी की आलोचना नहीं करना कि बनिए ऐसे होते हैं, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, जैन ऐसे होते हैं, ऐसी टिप्पणी हमें, मुजफ्फरनगर के ऐसे होते हैं, हरियाणा के ऐसे होते हैं, उत्तर प्रदेश के ऐसे होते हैं, झारखंड के ऐसे होते हैं, ऐसी सार्वजनिक जीवन में कभी भी टिप्पणी। अच्छा, ऐसी टिप्पणी करने से कोई लाभ हो सकता है? कोई ना कोई हानि हो सकती है ना। प्रशंसा करनी हो तो जरूर करें कि यहाँ हरियाणा के व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, पंजाब के व्यक्ति बहुत लंबे होते हैं, तो प्रशंसा कर सकते हो, लेकिन आलोचना नहीं करनी। हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वधर्म संभावना की, सद्भाव की भावना को विकसित करना है।